यंग दिखना या यंग फील करते रहना, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? दोनों, आपको यंग दिखना भी और यंग फील भी करना है। ग्लूटाथियोन आप ले सकते हैं, यू कैन पॉप पिल्स या फिर आप इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। इवन ग्लूटाथियोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। आप अगर एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, आप हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा तो आपकी अच्छी स्किन होगी। आईवी ग्लूटाथियोन जो है वो बड़ा फैशन बन गया है कि हम गोरे हो जाएं। मतलब आप 100 लोगों को आईवी ग्लूटाथियोन देंगे तो उसमें हो सकता है 10 की स्किन की वो कलर लाइट हो, लेकिन वो टेम्पररी है। पुरानी बात हो गई। आई थिंक हमारे कुछ ब्रिटिश इरा से आई कि सबको वाइट होना चाहिए। डार्कर स्किन इज हेल्दियर, हैज मोर कोलेजन, एजेस स्लोअर, इज ऑफ गुड क्वालिटी, स्किन टोन इवन, स्किन हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। एक्ने यूजुअली क्या होता है, हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, पोर्स से ब्लॉक हो जाते हैं, स्किन हाइजीन भी मैटर करता है, इन्फेक्शन भी होता है। मेन में यूजुअली कम होती है, बट यंगर टीन्स में मिल जाएगा आपको व्हेन हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, खासतौर पर जिनकी ऑयली स्किन होती है और जो फूड्स होते हैं जो ऑयली वो प्रोड्यूस करते हैं। विमेन में कई बार एक्नी जो है पीसीओडी का पार्ट होती है। अक्सर अगर आपकी एक्नी गर्ल में ठीक नहीं हो रही इसलिए, तो उसको पीसीओडी के लिए इन्वेस्टिगेट करो और वो ठीक होगा तो एक्नी ठीक हो जाती है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। डॉक्टर कुलदीप सिंह को इस फील्ड में 30 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। नो वंडर इनके पेशेंट्स इन्हें जिम और मैजिशियन बुलाते हैं। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल में। फोर्टी इज द न्यू 20। क्या एज रिवर्सल एक नया ट्रेंड बन गया है? आजकल के लोग 40 की उम्र में 20 जैसा दिखना चाहते हैं और कुछ लोग दिख भी रहे हैं। क्या ये रियल ब्यूटी है या सिर्फ रियली गुड कॉस्मेटिक सर्जन के हाथों का कमाल? क्या यूथफुल दिखना अब इतना आसान हो गया है? वो टाइम गया जब एजिंग का मतलब था रिंकल्स, फाइन लाइंस और लूज स्किन। क्या ये सब पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं, बट हाउ? कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो ये सब पॉसिबल बनाते हैं? क्या ये सब सेफ होते हैं? इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं? और कॉस्ट कितनी आती है? आज हम बात करेंगे बोटॉक्स, फिलर्स, स्किन टाइटनिंग, फेशियल कॉन्टूरिंग और ऐसे ही कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में। ये सारे सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहिए। तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह के साथ। डॉक्टर कुलदीप, वेलकम टू द शो। थैंक यू। लोग कहते हैं लुक्स डोंट मैटर, फिर लोग दौड़े दौड़े कॉस्मेटिक सर्जन के पास क्यों आ जाते हैं? ऐसा नहीं है, लुक्स डोंट मैटर। लोगों को लगता है ऐसा, जब तक हम यंग होते हैं सब ठीक होता है तो नहीं मैटर करता। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, एजिंग जो हो रही है हमारी, वो मोस्टली स्ट्रेस, सनलाइट इंड्यूस्ड, ये बहुत सारी हो रही है। और इट इज नॉट ओनली एजिंग विच इज हैपनिंग। तो लोगों को लगता है जब अपने पीयर्स को देखते हैं कि हम सुंदर नहीं, कम से कम जैसे हमें अपनी उम्र के हिसाब से लगना चाहिए वो तो जरूरी है। तो इसीलिए एवरीबडी इज कंसर्न, लोगों को चिंता होती है कि भाई मेरे को अगर ये चीज नहीं दिखनी चाहिए, मेरे पीयर्स में नहीं है, तो मेरा ठीक ही होना चाहिए। ओके। तो ये डॉक्टर कुलदीप, लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस इजंट बॉर्न, समटाइम्स इट्स इंजेक्टेड आल्सो। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन बोटॉक्स एंड फिलर्स आल्सो? आज से आप अगर 20 साल पहले देखें तो हमारे पास यंगर लोगों के लिए कोई ऑप्शंस नहीं थे। करेक्ट। हम कहते थे आप 50 साल के हो जाएंगे, आपकी स्किन लूज हो जाएगी, फिर फेसलिफ्ट कर सकते हैं, फिर आईलिड सर्जरी कर सकते हैं। हमारे पास यंगर लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, नॉन सर्जिकल कुछ नहीं था। लेकिन पिछले 20 साल में इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं टू डील विद अर्ली चेंजेस। मतलब जो हमें शुरुआती चीजें होती हैं, जैसे मैंने देखा थोड़ा सा मेरी फोरहेड में लाइन आनी शुरू हुई, थोड़ी सी मेरी स्किन लूज हुई, थोड़ा सा मेरा फेस वॉल्यूम कम हुआ, तो वो उसके लिए ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज, यंग लोगों में समझ लीजिए किसी की चिन छोटी है जी, और उसको लगता है मैं अपने पीयर्स जैसे, अपने साथ के लोग, अपने हम उम्र लोगों के साथ जैसे नहीं हूं। अब उसके पास ऑप्शन है। अब उसको जब वो ठीक हो जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ जाएगा कि मैं अपने जैसे, अपने साथ के लोगों जैसा ही हूं और जैसी हूं। तो वो कॉन्फिडेंस उसको मिलता है, वो पहले नहीं था, अब है। अब हम
बहुत चीजें एनहांस कर सकते हैं टुवर्ड्स नॉर्मलसी, ठीक है ना, उनको रेस्टोर कर सकते हैं, हम उनको उनके पीयर्स जैसा बना सकते हैं, कई बार हम उसको बेहतरी भी कर सकते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अब हैं, ये पहले नहीं थी। तो ये हमारे इंजेक्टेबल्स यानी बोटॉक्स और फिलर्स से जी हासिल हुआ। सबका एक ही सा इलाज नहीं है, समान नहीं है कि सबको एक ही चीज करनी है, नहीं, बहुत ही कस्टमाइज्ड है। मेरे एक कोलीग थे, उनकी बेटी ऐसी जगह में थी जहाँ पे सनलाइट बहुत थी, तो स्क्विंट करती थी, यंग थी, 30 साल की थी, बट उसको वर्टिकल लाइंस बनने लगी। तो मैंने बोला कि मैं आपको, एक तो आप सनग्लासेस पहनो जब बाहर जाओ, दूसरा मैं आपको सिर्फ इसके लिए थोड़ा सा बोटॉक्स लाऊंगा, इन मसल्स को रिलैक्स करूंगा, ये लाइंस आपकी नहीं डेवलप होंगी। तो हमने बहुत थोड़ी सी मदद करी, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करा और उसको अवॉइड कर दिया हमने। तो ये सारी चीजें फ्रॉम द मोस्ट सटल टू द मोस्ट ग्लैमरस, सारी चीजें आप इनसे इंप्रूव कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में, जबकि शुरुआती दौर हो कि अब होनी प्रॉब्लम शुरू हुई है। काफी हद तक हम साथ साथ उनको लाइफस्टाइल एडवाइस देते हैं, सन प्रोटेक्शन देते हैं कि ये हो ही कम, प्रोग्रेशन भी स्लो हो, कि वो आपको लगे कि नहीं अब मेरी स्किन क्वालिटी नेचुरली ही अच्छी हो रही है और मैं उसको एनहांस करना चाहती हूँ, तो मेरे पास इंजेक्टेबल्स है। तो डॉक्टर कुलदीप ये बताइए कि इसकी भी का कोई एज होती है, मतलब एजिंग इज अ प्रोसेस, तो ये क्या एक पर्टिकुलर एज के बाद स्टार्ट होती है? कुछ लोगों में हमने देखा ये पहले स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों में ये बाद में स्टार्ट होती है। विद योर एक्सपीरियंस ये एक्चुअली में कब से लोगों को एक कॉस्मेटिक सर्जन के पास आना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पुरानी सोच ये थी कि जब प्रॉब्लम पूरी डेवलप हो जाए तो हम इलाज कराएं। आज की सोच ये है कि प्रॉब्लम हो ही ना, या हो तो बहुत कम हो, और कम हो तो हम उसको कैसे नॉर्मलसी की तरफ लाएं। तो धीरे 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 हम देख रहे हैं कि हम यंगर एज ग्रुप में इंटरवीन कर रहे हैं। हम जल्दी अगर करेंगे तो बहुत थोड़े में हमारा काम चल जाएगा और हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे आगे उसका प्रोग्रेशन। समझ लीजिए किसी की चीक बोन्स प्रोमिनेंट नहीं है जी, और चबी चीक्स हैं, काफी लोगों की होती हैं। अब इनको जैसे जैसे ये एज करेंगे वो वेट जो चीक्स का है वो उसको नीचे ले जाएगा जी। ये नीचे जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा। हम क्या करते हैं, अगर हम शुरू से उसका चीक बोन को हम प्रोमिनेंट कर सकें तो हम उसको लिफ्ट कर देते हैं, तो ना वो नीचे जाएगा ना वो जाउल जाएंगे। तो हम बहुत दिन तक, हमें पता है, जैसे आप प्रिडिक्शन करते हो ना, ऐसे हम फेस को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी एजिंग इस तरह से होगी, और अगर हम यहाँ इंटरफेयर करें तो हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। ओके। तो इसलिए अब जल्दी से जल्दी इंटरवेन कर रहे हैं। दूसरी चीज, इंडियंस जो हैं उनके फेसेस, उनका जो बोनी स्ट्रक्चर है फेस का, वो फॉर एग्जाम्पल एशियंस से और या जो वाइट्स हैं, कॉकेशियंस हैं, उनसे फर्क होता है। कैसे? एक तो हमारी जो नीचे वाली जो बोन की ये जो रिज होती है ये पहले से अंदर होती है, हमारी आईज थोड़ी डीप सेट होती है जी। दूसरा, हमारा जो बीच का फेस है ये नैरो होता है, तो इसकी वजह से हमारी आईलिड को सपोर्ट कम है। अगर हमारे आईलिड को सपोर्ट कम है, हमारे अंडर आई ग्रूव्स बहुत जल्दी आते हैं। मैं आपको फोटो अगर दिखाऊंगा, 7 साल की बच्ची है, उसको भी है, 18 साल की उसको भी है। तो हम एथनिकली प्रोन है, हमारा जो रेशियल फीचर्स ऐसे हैं कि उससे हमें ये चीज जल्दी दिखेगी, तो ये सब में दिखेगी। तो दूसरी चीज ये है कि जब हमारे मिडिल फेस में बोनी सपोर्ट कम है तो वो मिडिल फेस में आपको क्राउडिंग सेंटर की तरफ ज्यादा दिखाई देगी, जल्दी दिखाई देगी। ओके। तो ये दो चीजें हम हेल्प कर सकते हैं बाय इंजेक्टेबल्स, तो हम कर सकते हैं, और जल्दी अगर इंटरवेन करें तो हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। जी। डॉक्टर कुलदीप, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बोटॉक्स और फिलर्स दोनों में क्या फर्क होता है? हाँ, ये क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरा बोटॉक्स से ये सब हो जाएगा, तो उनको पता नहीं है। बोटॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है इंजेक्टेबल जो कि मसल को एक पर्टिकुलर एरिया में ही रिलैक्स करती है। अगर मेरी मसल इतनी लंबी है और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूं, तो मैं उसको बीच में 2 जगह अगर लगाऊं बोटॉक्स, तो वो थोड़ा रिलैक्स कर देगी उसको। इसका मतलब हमारा बहुत एक्यूरेट प्रिसाइज कंट्रोल है कि हम कौन से मसल को कितना रिलैक्स कर सकते हैं। तो जहां मसल्स एज के साथ साथ एक्टिव होते जाते हैं, जैसे हमारे फ्राउन मसल्स हैं, फोरहेड लाइंस हैं, क्रोज फीट हैं, हमारी चिन के पकड़ करते हैं मसल्स, जैसे नेक है हमारी टाइट होने लगती है, ये टाइम के साथ धीरे धीरे टाइट होने लगते हैं। हम इनको बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट्स पे इंजेक्ट करके रिलैक्स कर सकते हैं।
आपने सुना होगा लोग कहते हैं भाई मेरा फेस बिल्कुल फ्रोजन नहीं होना चाहिए, वो पुरानी बात हो गई। अब हमें पता है, हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मसल की एनाटॉमी ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि हमें उसे उतना ही रिलैक्स करना है कि नॉर्मल एक्सप्रेशन भी रहे और जो एबनॉर्मैलिटी उसकी है, जो एक्सेसिव वो है, वो ठीक हो जाए। तो बोटॉक्स तो ये करती है। बोटॉक्स में आपके इंजेक्शन के बाद शरीर में कुछ रहता नहीं है, वो आपके मसल्स में एक्शन करता है और उसके बाद वहां कुछ नहीं रहता, वो मसल का एक्शन रहता है और धीरे 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 शरीर जो है वो नए मसल की जो एंडिंग्स है वो नई नर्व एंडिंग्स बना देता है और उससे वो असर चला जाता है। मीन्स कि वो टेम्पररी है और आमतौर पे 3 से 5 महीने तक असर रहता है। फिलर्स जो है, जैसा नाम कहता है, ये वॉल्यूम है, ये हम कुछ इंजेक्ट करते हैं जो कि अंदर रहता है। करेक्ट। और धीरे धीरे सारे फिलर्स हटके हम हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स पे आ गए हैं। और हाइलुरोनिक एसिड इसलिए कि हमारे कार्टिलेज में, हमारे स्किन में, हमारे टिश्यूज में हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो बॉडी उसको एज फॉरेन नहीं रिकॉग्नाइज करती जी। लेकिन जो हमारे शरीर में हाइलुरोनिक एसिड होता है बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है। वो बहुत ज्यादा देर रहता नहीं है, उसकी हाफ लाइफ यानी जितना देर वो रहता है 6-7 घंटे होगी। लेकिन उसको क्रॉस लिंक करके डेंस बना के और डेंस बना के डिफरेंट डेंसिटीज के हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स बन गए। क्योंकि हमें जहां चाहिए फर्म की चीक को उठाना है, वहां तो बहुत डेंस होना चाहिए, और जहां हमारे लिप्स हैं, सॉफ्ट हैं, जहां मूवमेंट और फील सब सॉफ्ट होना चाहिए, वहां सॉफ्ट फिलर्स हैं। तो ये डिफरेंट आपके पूरी रेंज है कहां पे किस चीज को यूज करना है। दूसरा इससे क्या हो गया, जितना डेंस होगा उतने ही ज्यादा दिन वो चलता है। तो डेंस फिलर्स हैं वो 1.5 से 2 साल भी चलते हैं, जो बिल्कुल लाइट है वो हो सकता है 6 महीने से 9 महीने रहे। जी डॉक्टर, अभी आपने हाइलुरोनिक एसिड की बात की, अब हमने बहुत सारी क्रीम्स ऐसी मार्केट में देखी है जिसमें वो एसिड अवेलेबल है। वो एसिड जो उसमें अवेलेबल है और जो आप फिलर्स को फेस पे लगाते हैं, दोनों का क्या रिजल्ट सेम होगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, आपने जो लगाया, हाइलुरोनिक एसिड की एक खास बात है कि वो वाटर को होल्ड करता है। जो आपने सरफेस पे लगाया वो हाइड्रेटिंग है, आपकी स्किन की हाइड्रेशन इंप्रूव करेगा टेम्पररली, क्योंकि चला जाएगा उसके बाद जी। हम जो शरीर में डालते हैं, और अब हाइड्रेटिंग फिलर्स भी हैं, वो स्किन में, टिश्यूज में रहेंगे, उनका हाइलुरोनिक एसिड कंटेंट बढ़ाते हैं। तो स्किन ज्यादा वाटर होल्ड करती है। लेकिन इसी का नुकसान भी था कि हमने कहीं फिलर डाला और उसने पानी एब्जॉर्ब करा और ज्यादा एक्सेसिव हो गया। अब जो पिछले 10 साल में, 15 साल में जितनी रिसर्च हुई है फिलर्स में, वो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हुई है जी। कितना तरल है, किस तरह बहता है, कितनी आसानी से इंजेक्ट कर सकते हैं, अंदर जाके शेप बना के रखता है, बिखर तो नहीं जाता जी। और कितना पुश या लिफ्ट देता है जहां हमें लिफ्ट चाहिए जी। और कितना इसका हमारे शरीर कितनी इजीली इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। इन सब चीजों में रिसर्च हुई है जी। लेकिन हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंदर थी कि हम चाहते नहीं थे कि पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करे, हम चाहते थे हम जितना डालें एक्यूरेट उससे करेक्शन हो जाए। तो अब जो नए फिलर्स हैं जब इंजेक्ट करते हैं, उनकी वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कंट्रोल कर ली है। और इसलिए जो हम करते हैं वो प्रेडिक्टेबल रिजल्ट होता है, हम जैसा करेंगे वैसा ही रहेगा। लेकिन जो हम ऊपर लगाते हैं वो ज्यादा भी होल्ड कर ले, कम भी होल्ड कर ले, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सरफेस पे अगली बार वॉश करेंगे फेस निकल जाएगा। तो वो आपका सिर्फ स्किन का हाइड्रेशन बढ़ा रहा है, ये बहुत सारे काम कर रहा है, ये वॉल्यूम दे रहा है, ये लिफ्ट कर रहा है, ये पोजीशन करेक्ट कर रहा है, ये हाइड्रेशन भी करने वाले हैं, ये बहुत सारे काम करता है। और ये एक इम्प्लांट की तरह है, आपके शरीर में रहता है उतने दिन तक। तो इसलिए आपको ये सर्जिकल लेवल स्टेरिलिटी में इंजेक्ट होता है जी। क्रीम तो आप स्किन के बाहर लगा रहे हैं, आप लगा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कुलदीप, आप हमारे दर्शकों को बताइए, अगर हम अपने फेस को पूरा देखें तो हमारे फेस पे बोटॉक्स कहाँ काम करता है और फिलर्स कहाँ काम करता है? जो चेंजेस आते हैं फेस में, वो 4 चेंजेस मेन आते हैं समय के साथ साथ या सन डैमेज के साथ साथ। पहली बात, हमारी स्किन की सरफेस का टेक्सचर चेंज होता है जी। रफ हो जाती है, ग्लोइंग नहीं होती, उसमें पिगमेंटेशन आ जाता है, और तो स्किन में चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा होता है कि जब हमारे टिश्यूज नीचे की तरफ जाने लगते हैं, ग्रेविटी का असर होता है, ढीले होने लगते हैं, तो मसल्स उनको हाइपर एक्टिव होकर ऊपर उठाते हैं। करेक्ट। तो मसल्स हाइपर एक्टिव होते हैं, उनसे लाइंस आती हैं, फोरहेड लाइंस आती हैं, फ्राउन लाइंस आती हैं, सारी लाइंस आती हैं। तीसरा, हमारी स्किन धीरे धीरे ढीली भी होती है, लूज होती है, लूजनेस आती है, उससे वो सारी चीज नीचे सैग करती है। चौथी चीज, हमारा एज के साथ वॉल्यूम कम होता है फेस में। तो वॉल्यूम कम होने से
हमारा अंडर आई ग्रूव बन जाते हैं, हमारे हॉलोइंग हो जाती है, जी। हमारे लिप्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, हमारा चिन का वॉल्यूम, चीक्स का तो वॉल्यूम कम। ये चारों चीजें करेक्ट अगर आप करेंगे, इकट्ठी नहीं करते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ही एक कॉम्पोजिट इंप्रूवमेंट आता है। तो बोटॉक्स सिर्फ लाइंस को करेक्ट कर सकती है, ओके और कुछ हद तक कुछ टिश्यूज की पोजीशन को करेक्ट कर सकती है, जैसे आईब्रोज, ओके आईब्रोज के तो हमारा मोस्टली बोटॉक्स का सबसे ज्यादा फायदा अपर थर्ड ऑफ फेस में होता है। ओके माथा, आईब्रोज, फ्राउन लाइंस, क्रोज फीट, ये मेन बेनिफिट होता है। उसके अलावा हमें बेनिफिट होता है चिन में। जैसे जैसे हमारा बोन चिन की एब्जॉर्ब होती है एज के साथ, वैसे वैसे हमारा जो मसल है चिन का उसको रोकने की कोशिश करता है, करेक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, तो ऐसे पकड़ करता रहता है, हम उसको करेक्ट करके रिलैक्स कर सकते हैं। तीसरा, हमारा नेक की जो मसल है वो टाइट होने लगती है, बैंड्स, ये वो हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा बोटॉक्स का आमतौर पे फायदा होता है। आईब्रोज में क्या होता है, हमारे उठाने वाले मसल्स हैं, नीचे खींचने वाले मसल्स, हम उनको क्या करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, लेकिन नीचे खींचने वाले मसल्स को रिलैक्स करने से आईब्रोज उतरते हैं, और हम उसको काफी हद तक एक्यूरेटली शेप कर सकते हैं आईब्रो की शेप को। आप देखेंगे जब आप यंग होते हो आपको यहाँ बोन दिखाई देती है आईब्रो के नीचे, जैसे जैसे एज होती है वो नीचे आने लगता है, हम वापस उसको आईब्रो की पोजीशन को बोटॉक्स से करेक्ट कर सकते हैं। सो अपर फेस, चिन, जॉ लाइन, नेक, ये मोस्टली हमारे बोटॉक्स की जरूरत होती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट फिलर्स देन? हम कहते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन हमारा चीक बोन्स होती है, हम फाउंडेशन मोस्टली हम चीक बोन्स पे करते हैं, उसमें जरूरत होती है उठाने के लिए, फिर हमारी जरूरत होती है डेफिनेशन के लिए जी, फिर हमारा जैसे कि चिन की डेफिनेशन है, जॉ लाइन की डेफिनेशन है, लिप्स की डेफिनेशन है, वो सारी करते हैं और रिफाइनमेंट करते हैं। तो उन सब चीजों में फिलर्स काम करता है, वॉल्यूम भी देता है, डेफिनेशन भी देता है, एनहांस भी करता है, लिफ्ट भी करता है। इन सब चीजों के लिए फिलर्स जरूरी है। ऑलराइट डॉक्टर, आप हमें बताइए कि जो बोटॉक्स होता है ये कितने टाइम तक काम करता है? मान लीजिए आपने आज किसी पेशेंट का बोटॉक्स किया, फॉर हाउ लॉन्ग विल दैट वर्क? तो आमतौर पे बोटॉक्स 3 से 5 महीना हम कहते हैं। ओके। जिन लोगों के बहुत एनिमेटेड फेसेस होते हैं, जो बहुत फेशियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उनका थोड़ा जल्दी चला जाता है, और जिनके रिलैक्स्ड फेसेस होते हैं उनका थोड़ा कम। आमतौर पे सारे मरीजों को हम बोलते हैं 4 महीने पे लगवा लेना चाहिए, बट कुछ लोग हैं उनका 5 महीना 6 महीना भी चल जाता है, बट यूजुअली 3 to 5 months। तो ये असर खत्म क्यों होता है? लोग बोलते थे पहले बोटॉक्स का असर खत्म हो जाता है, उसकी एंटीबॉडीज होती हैं। अब सबको पता है कि जो हमारी नर्व एंडिंग्स ब्लॉक होती हैं, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है, वो नई नर्व एंडिंग्स बना देता है। तो जितनी स्पीड से आपका शरीर नई नर्व एंडिंग्स बना सकता है, उतना जल्दी बोटॉक्स का इफेक्ट जाएगा। ओके, ऑलराइट। और व्हाट अबाउट फिलर्स? ये भी इसी तरह काम करेगा? फिलर्स नहीं, फिलर्स वॉल्यूम देते हैं, और हमारे शरीर में एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, क्योंकि जो शरीर में हाइलुरोनिक एसिड वो ब्रेक डाउन कैसे होगा, वो उसको वाटर में कन्वर्ट करता है, डिग्रेड करता है। तो ये हाइलुरोनिडेज हमारे जो हमने हाइलुरोनिक एसिड डाला फिलर में, उस पर भी काम करता रहता है जी। लेकिन जितना डेंस होगा उतना ही मुश्किल से, इतना ही स्लोली वो डिग्रेड करेगा। तो जो सॉफ्ट फिलर्स हैं वो जल्दी चले जाते हैं, 6 से 9 महीना। जो फर्म है वो 12 महीना रह जाते हैं, और जो सबसे डेंस है वो 2 साल भी रह सकते हैं। अब आजकल लोग कहते हैं साहब हमने देखा, आप कहते थे फिलर टेम्पररी है, तो फिलर हमारे शरीर में जाता ही नहीं, रह जाता है। ऐसा नहीं है। एक चीज होती है, फिजिक्स में भी हमने पढ़ी थी, हाफ लाइफ। कितने दिन में किसी चीज की, वस्तु का जो अमाउंट है वो हाफ हो जाए, तो समझ लो उसकी फिलर की हाफ लाइफ 1 साल है। तो 1 साल बाद आधा रह जाएगा, और 1 साल बाद चौथाई रह जाएगा, और 1 साल बाद 8वां हिस्सा। नेग्लिजिबल अमाउंट रहता है। लेकिन हमारे शरीर में इतना हाइलुरोनिक एसिड है, हमारा शरीर उसको फौरन मानता ही नहीं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम देखें 2 साल बाद तो थोड़ा सा कहीं पड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पड़ा रहता है, नहीं, वो डिग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, और वो चला जाएगा इवेंचुअली, बट मोस्ट ऑफ इट इज गॉन। मान लीजिए वो बोटॉक्स का 3 से 5 महीने के बाद असर खत्म हो गया, फिर हमारे चेहरे पे क्या दिखेगा उसके बाद? तो अगर तो हमने एक ही बार कराया और हमने उसके बाद नहीं कराया, तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हम वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। लोग ये कहते हैं खराब हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हमने काफी दिन तक किया है, समझ लीजिए आपने देखा बहुत लोग ना वो ऐसे फ्राउन करते रहते हैं बिना कुछ वजह के भी, हैबिट हो जाती है कि सोच रहे हैं तो फ्राउन कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं फ्राउन कर रहे हैं, गुस्सा है तो फ्राउन कर ही रहे हैं। तो वो अगर आपने 5-6 बार करा, यानी आपने
2 साल 3 साल तक कर दिया, जी तो वो उनके चेहरे को उन मसल्स को रिक्रूट करने की, इस्तेमाल करने की आदत ही छूट जाती है। तो अब आप बंद भी कर देंगे तो भी आप जहां शुरू किया था उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि वो Okay. मसल्स को फिर बहुत टाइम लगेगा दोबारा से आप रिक्रूट, सो आप अच्छे ही रहेंगे, आपकी क्लॉक पीछे ही रीसेट हो जाएगी। तो अगर आप नहीं करते उससे तो पहले ही रहेंगे, तो वो अच्छा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है खराब रहेगा, बेहतर ही रहेगा। डॉक्टर आप मुझे बताइए, क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है फॉर स्किन टाइटनिंग? देखिए, मैं सबको बोलता हूं कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, द ओनली थिंग परमानेंट इज चेंज। करेक्ट है ना? तो टेम्पररी अच्छी चीज है, क्यों? हमारा शरीर इवॉल्व कर रहा है, समय के साथ बदलता जा रहा है। तो आज जो मैंने देखा 2 साल बाद डिफरेंट इश्यूज होंगी। अगर कोई चीज टेम्पररी है, मैं आपको उसको एडजस्ट कर सकता हूँ कंटिन्यूअसली, जी उसको कम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो टेम्पररी तो बहुत अच्छा है। पहले लोग परमानेंट फिलर यूज करते थे। एक तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको आप शरीर से निकाल नहीं सकते। ये जो हमारे फिलर्स हैं, जैसे मैंने बताया हाइलुरोनिडास होता है हमारे शरीर में, ऐसे ही इंजेक्शन में भी मिलता है जी और हम उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें। इसका मतलब रिवर्सिबल है। परमानेंट फिलर रिवर्सिबल नहीं होते, और कुछ समय के बाद शरीर उनको फॉरेन बॉडी मानने लगता है। और ये देखा गया था कि 5 साल 6 साल 8 साल बाद लंप्स बनने शुरू हो जाते थे। इसलिए पूरी दुनिया में परमानेंट फिलर्स बंद कर दिए। ओके तो टेम्पररी आर सेफ, परमानेंट आर नॉट सेफ। ओके बहुत सारे पेशेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि उनको कैसे पता चले कि कितनी डोज लगानी इज राइट। आप तो एक एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक सर्जन है, यू वुड नो विद योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि मुझे किस पेशेंट को कितनी डोज देनी है। बट देर आर न्यूली मशरूमिंग सेंटर्स ऑल्सो, तो एज अ पेशेंट उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए उसको कैसे पता चलेगा कितनी डोज इज राइट फॉर दैट देखिए, पेशेंट? कुछ भी चीज अगर आपको पता करनी हो वहां क्वालिटी कैसी, आप सोर्स पे जाएं जी, आप देखें कौन इंजेक्ट कर रहा है, जी। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। लकीली आजकल तो आप गूगल भी कर सकते हो, करेक्ट। आपको पता चल जाता है। लेकिन वो बहुत ही रिलायबल मेथड नहीं होता, वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा रिलायबल होता है। हिंदुस्तान में अब भी ज्यादातर लोग इंफॉर्मेशन पाने के बावजूद एक आध जने से ऐसे जरूर मिल लेते हैं जिसने आपसे ट्रीटमेंट कराया, ओके। और वो सबसे रिलायबल है, वर्ड ऑफ माउथ। तो पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन नहीं है। क्वालिफाइड जगह जाएं, रेप्यूटेड जगह जाएं, जहां लोगों के फीडबैक अच्छा हो जाए वहां जाएं, तो आपको ठीक आदमी मिल जाएगा। ओके। तो ऐसे आपको चूज करना है कहाँ। डोज की बात रही, पेशेंट डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको जेंटामाइसिन 60 मिलीग्राम लगना चाहिए, 80 लगना चाहिए। करेक्ट। वो तो ट्रीट करने वाले को ही करना है। हम कैसे करते हैं वो मैं बता सकता हूँ। फर्स्ट टाइम अगर मैं किसी कर रहा हूँ, मैं उसको स्टैंडर्ड डोज देता हूँ, और हम 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं उसको और देखते हैं कि जितना हम चाहते थे वही इफेक्ट है या कहीं कम है, कुछ टचअप करना है तो हम करते हैं और उसका रिकॉर्ड रख लेते हैं। ओके। सो नेक्स्ट टाइम से हमें पता है कि इनमें आईब्रोज में ज्यादा डोज की जरूरत है बाकी के मुकाबले, क्योंकि हर इंसान फर्क है। आप में माथे में कम डोज की जरूरत है औरों के मुकाबले, तो फिर हम उसको उसी हिसाब से रिकॉर्ड रखते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, इसकी क्या बोटॉक्स और फिलर्स की भी क्या कोई क्वालिटी होती है? बिल्कुल, जैसे आपके कॉस्मेटिक्स की होती है क्वालिटी। आपको पता है कि अगर ये ब्रांड है तो ये क्वालिटी अच्छी होगी, है ना? ऐसे ही फिलर्स हैं, क्योंकि ये एक इम्प्लांट है जी। अगर मैं नी रिप्लेसमेंट कराता हूं, मैं उसमें देखता हूं कि सबसे अच्छी क्वालिटी, रेपुटेशन, स्टडीज जितनी आई हैं वो सबसे अच्छा लगवाऊं। ऐसे ही फिलर्स में भी है और बोटॉक्स में भी है। बहुत सारे लोकल ब्रांड्स होते हैं, बहुत मैं नहीं करता, मैं देखता हूँ किसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो मैं चूज करता हूँ जी। तो 3-4 अच्छी कंपनीज हैं, और लेकिन हर एक की फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी भिन्न होती हैं, थोड़ी अलग होती हैं। तो मैं जिससे कंफर्टेबल हूँ वो चलाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी जो चला रहा हूँ मैं उससे कंफर्टेबल हूँ, मेरे को रिफ्लेक्सली भी मैं उसको अच्छा चलाऊँ। नहीं मुझे गाड़ी दे दो तो मुझे मुश्किल होगी। तो अच्छी होनी चाहिए और आप फेमिलियर होने चाहिए उस प्रोडक्ट से, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे बोटॉक्स के बहुत सारे वो हैं सब्स्टिट्यूट, लेकिन सेम चीज नहीं कर सकते कि इसमें 10 यूनिट लगते हैं तो उसमें भी 10 यूनिट लगते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको दोनों चीज देखनी है, आपको ब्रांड देखनी है, क्वालिटी देखनी है। तो ये मोस्टली एफडीए अप्रूव्ड है, तो हम एफडीए अप्रूव्ड को स्टैंडर्ड मानते हैं जी। तो अगर कोई चीज एफडीए अप्रूव्ड है, इट इज अप टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड। करेक्ट। अगर आप अपोलो हॉस्पिटल में आते हैं तो मरीज को पता है कि यहाँ पे हर इंसान एक्रेडिटेड होगा, करेक्ट, एक क्वालिफाइड होगा और एक स्टैंडर्ड के ऊपर ही मिलेगा। जब अनजान जगह जाते हैं आपको कुछ नहीं पता होता, तो आप सोर्स देखिए, आप जगह देखिए,
आप ब्रांड देखिए, आप अप्रूवल्स देखिए, आप गूगल भी करिए, आप लोगों से बात भी करिए, अपना चेहरा है, इसके बारे में आप अच्छे से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेके फिर आए तो यू विल बी सेफ एंड हैप्पी। ग्रेट। डॉक्टर कुलदीप, एक और बात बताइए, हमने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को भी देखा है वेयर देयर बोटॉक्स हैज गॉन रॉन्ग। तो क्या अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का समथिंग बोटॉक्स हैज गॉन रॉन्ग, तो क्या वो एक कॉस्मेटिक सर्जन उसको दोबारा से ठीक कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि हम क्या करते हैं, समझ लीजिए मैं सोचता हूँ यहाँ पे एक मसल है और मुझे अंदाजा है कि आम 3 मिलीमीटर की डेप्थ पे होगा जी। जो कर रहा है, समझ लीजिए वो 4 या 5 मिलीमीटर की डेप्थ पे उसने करा, तो वो स्प्रेड उसकी थोड़ी बीच साइड वाले मसल में भी हो गई, लेकिन वो पता चल जाती है कि एक्सपीरियंस्ड इंजेक्टर को पता चल जाता है क्या है जी। आमतौर पे रेयर होता है, लेकिन कभी हुआ तो मुझे पता चल जाता है कि ये मसल भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है और उसको मैं करेक्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ। और दूसरा कि जो ये फैल के दूसरी जगह जाता है वो इफेक्ट बहुत मिनिमल होता है और वो बहुत जल्दी चला जाता है, आमतौर पे 2-3 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी का पब्लिक अपीयरेंस है, एक्टर है जैसे आपने बोला, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, काफी हद तक करेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि वो जब तक उसका असर जाए और तब तक वो एक एक्सेप्टेबल पब्लिक अपीयरेंस है। ओके डॉक्टर कुलदीप, अभी हमने अपने फेस की सारी बात की, बट फेस के साथ साथ जब हमारी एजिंग होती है तो हमारी स्किन जो गर्दन की होती है वो भी लूज होती है, उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देते हैं? हमारा जो सबसे पहली चीज है, जैसे मैंने बताया, स्किन टेक्सचर जो है और पिगमेंटेशन यूजुअली वो नेक में नहीं मिलता आमतौर पे। इंडियंस में नेक इज बेटर स्किन, अच्छी स्किन होती है, लेकिन वहां क्या होता है, लूजनेस मिलेगी जी, और बैंड्स मिलेंगे और ये जो लाइंस होती हैं हमारी कुछ गहरी होंगी। तो हम क्या करते हैं, मसल की जो टाइटनेस है वो हम शुरुआती, किसी की बहुत लूज है, बहुत हो उनको तो सर्जरी चाहिए, लेकिन शुरुआती दौर में आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं मसल को। ये जो मसल नेक का आता है ये ऐसे शीट की तरह आता है और यहाँ तक आता है, एंगल ऑफ माउथ तक जी, और ये हम कर रहे हैं, ये हमारे जॉ लाइन को ब्लंट करता है अगर टाइट हो, तो हम जॉ लाइन पे इंजेक्ट करते हैं और उस बैंड्स के अलॉन्ग करते हैं, इसको नेफर्टिटी लिफ्ट भी बोलते हैं। ओके। और उससे हमारी जॉ लाइन पे वो मसल रिलैक्स हो जाता है, ऊपर का पार्ट ऊपर रिलैक्स होता है, नीचे जॉ लाइन की डेफिनेशन इंप्रूव हो जाती है। फिर जिनके बैंड्स होते हैं हम बैंड्स में इंजेक्ट करते हैं थोड़े थोड़े पे, बहुत लो डोज, तो बैंड्स रिलैक्स होते हैं। और ये मसल एक्टिविटी तो ये हो गई। फिर रही स्किन की टाइटनिंग की बात, तो बहुत सारी अब नॉन सर्जिकल टाइटनिंग डिवाइसेस हैं जी, और बेसिकली इसमें 3 एनर्जीज हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड है, इसमें आरएफ है और इसमें लेजर है जी। ये 3 एनर्जीज हैं और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप से यूज होती हैं। अभी जो है वो जो बेंचमार्क है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में उसको बोलते हैं हम हाई इंटेंसिटी माइक्रो फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, और उसमें जो हम यूज करते हैं ब्रांड जो एफडीए अप्रूव्ड है वो अल्थेरा है। ओके। तो हम उससे, उसका भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है नेक्स्ट के, हम उससे मिडल ऑफ द फेस, जॉ लाइन, अपर नेक और अगर जरूरत है तो पूरे नेक की स्किन को टाइटन कर सकते हैं। सिंगल सिटिंग होती है उसकी, उसका असर आना शुरू हो जाता है। कुछ तो टाइटनिंग इमीडिएटली दिखती है, फिर धीरे धीरे उसका असर आना शुरू होता है, 3 महीने पर उसका पूरा इफेक्ट आ जाता है जी। और आमतौर पर हम उसे हर 2 साल में रिपीट करते हैं। जिसकी ज्यादा लूज स्किन हो सकता है हम उसकी 6 महीने में रिपीट करते हैं, या हम हर साल रिपीट कर लें, इट डिपेंड्स कि कितनी लूजनेस है। तो आप टाइटनिंग भी वो कर सकते हो और बैंड्स भी कर सकते हो। ओके डॉक्टर कुलदीप, आप मुझे बताइए, मेन एंड वुमेन, क्या इसमें भी बोटॉक्स और फिलर्स डिफरेंट होते हैं और वो कैसे डिफरेंट होते हैं? हाँ, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और एक गलती नहीं करनी चाहिए कि मेन को फेमिनाइज नहीं कर देना चाहिए। कैसे? कि विमेन में हम आईब्रोज को ऊपर उठाते हैं, मेन में आईब्रोज कभी ऊपर नहीं उठती, आर्च आईब्रोज नहीं होती। करेक्ट, ठीक है ना? तो मेन में आप देखोगे उनकी आईब्रो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, नीचे वो भी आती है उम्र के साथ, तो अगर हम उठाते हैं उसको हम पूरी हॉरिजॉन्टल उठाते हैं। विमेन में हम क्या होता है, जो आर्च होता है वो आर्च फ्लैटन हो जाता है, तो हमें लिफ्ट भी करनी है और आर्च भी बनाना है। तो हम यूजुअली जो यहाँ पे आईब्रो के साइड में वॉल इंजेक्शन नहीं देते मेन में, टेल ऑफ आईब्रो में बोटॉक्स नहीं लगाते, टेल आईब्रो की हिस्से को ऊपर नहीं उठाते कभी, है ना? एक तो वो हो जाता है। तो बोटॉक्स में तो मेनली ये है, आईज के अराउंड आपको केयरफुल होना है कि आईब्रो चेंज ना हो जाए। और फिलर में क्या है कि मैस्कुलिनिटी 3 चीजों से है, चिन, जॉलाइन और चीक बोन्स।
ये 3 चीज आपकी मैस्कुलिनिटी डिफाइन करती है। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनकी चिन बहुत वीक होती है, तो हम उनकी चिन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रोमिनेंट हो और थोड़ी स्क्वायर हो। विमेन की चिन पॉइंटी होती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब आप एक लेडी में इंजेक्ट कर रहे हो और जब आप एक आदमी में कर रहे हो तो आपका बिल्कुल अप्रोच डिफरेंट है। लेडी की हाई चीक बोन्स अच्छी हो जाएं तो अच्छी दिखती हैं, मेन की चीक बोन प्रोमिनेंट चाहिए बट छोटी होती हैं, बड़ी नहीं दिखती, और ये बहुत जरूरी है। और जॉ लाइन अगर आप देखेंगे तो मेन की जॉ लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, विमेन की जॉ लाइन ऐसे होती है, अपवर्ड्स स्लांटिंग। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो मैस्कुलिन लगती है। चीक बोन, अगर चीक को ये जॉ लाइन, अच्छा फिर ये एंगल ऑफ जॉ है, ये मेन में प्रोमिनेंट होता है। हमारा ये दूरी और ये दूरी मेन में बराबर होती है करीब करीब, मतलब लोअर पार्ट स्क्वायर होता है फेस का। और विमेन में बेस्ट शेप क्या है? ओवल। तो हम कोशिश करते हैं कि विमेन में ये अंदर करें और मेन में ये बाहर करें। उल्टा कर देंगे तो वो मैस्कुलिनाइज हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा से मेन और विमेन में हम लोग ध्यान रखते हैं कि उनके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं वो रहें। मैन मैस्कुलिन दिखाई दे, विमेन फेमिनिन दिखाई दे। डॉक्टर कुलदीप, आप मुझे बताइए कि जो बोटॉक्स और फिलर्स, जो ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, तो क्या इसका मतलब है कि दे आर बेटर देन द सर्जिकल प्रोसीजर्स? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एक दूसरे के मुखालफत भी नहीं है। दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर कि भाई या तो वो या वो। एक फेज है हमारी लाइफ का, हम यंग शुरू हुए, हमें कुछ चेंजेस रही, हमने नॉन सर्जिकल प्रोसीजर करते रहे। जब हम एक लिमिट के आगे गए, क्योंकि सीवियर स्किन लैक्सिटी, बहुत ज्यादा लूज स्किन है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम लॉस है, वो नॉन सर्जिकल मेथड से नहीं करेक्ट हो सकता। तो हम चूज करते हैं कि जब भी हमें लगता है डिग्री ऑफ प्रॉब्लम इज मोर, हम यूजुअली सर्जिकल ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद नॉन सर्जिकल नहीं होता। हमने फेस लिफ्ट करी, स्किन टाइटन करी, नेक टाइटन करी, है ना, आईलिड्स ठीक करी, लेकिन अभी भी हमें मसल्स तो फोरहेड के बोटॉक्स से ट्रीट करने हैं, हमें क्रोज फीट भी ट्रीट करने हैं, फ्राउन लाइंस भी ट्रीट करनी है, हमें लिप्स में वॉल्यूम खत्म हो जाती है। आप देखें नॉर्मली फीमेल लिप जो होता है थोड़ा बाहर को निकलता है, कर्व होता है, वो एज के साथ फ्लैट हो जाता है क्योंकि उसकी रिजिडिटी खत्म हो जाती है, उसको रेस्टोर करना है। एंगल ऑफ माउथ नीचे जाते हैं, उनको उठाना है। आईज के अराउंड हॉलोनेस होती है, उसको ठीक करना है। चीक से नीचे टिश्यू आ रहा है, उसको लिफ्ट। तो ये सारा फिर भी हमें, तो सर्जिकल ऑप्शन के बाद भी हम पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ रिफाइनमेंट के लिए नॉन सर्जिकल प्रोसीजर करते रहते हैं। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सिर्फ फेजेस डिफरेंट है कब क्या चीज की जरूरत पड़े। तो कभी भी ये नहीं है या तो ये या ये, ऐसा नहीं है। दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को मुझे सर्जिकल प्रोसीजर देना है और इस पेशेंट को मुझे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर देना है? तो सबसे पहले तो देखते हैं हम पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट चाहता क्या है। कई बार क्या होता है, पेशेंट है, उसकी चिन बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही लेस डेवलप्ड है, और उसको प्रोमिनेंट चाहिए, और उसको बार बार नहीं आ सकता, समझ लो यहां से बाहर रहता है। तो हम उससे डिस्कस करते हैं कि मे बी सर्जिकल ऑप्शन विल बी बेटर फॉर हिम, और हम चिन इम्प्लांट कर देते हैं। चिन इम्प्लांट से उसकी चिन बाहर आ जाती है और वो ठीक रहता है। या हम कई बार बोन को कट करके आगे एडवांस करते हैं, उससे कर देते हैं। तो कई बार हम इस वजह से उसको परमानेंट सोल्यूशन देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट कहता है मुझे सर्जरी नहीं चाहिए, यंग है, और हमें लगता है कि नॉन सर्जिकल ऑप्शन से अच्छा रिजल्ट आएगा, तो हम उसको वो ऑफर करते हैं। जब वो ओल्डर है और उसकी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसे बताते हैं कि आपको प्राइमरीली सर्जरी चाहिए, बट आपको थोड़ा थोड़ा बीच में नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की भी जरूरत पड़ेगी अगर आपको सारी चीजें इंप्रूव। स्किन क्वालिटी है, जैसे हमने स्किन टाइट कर दिया, हमने वॉल्यूम भी रेस्टोर कर दिया, सब कर दिया, सर्जरी हो गई, अब स्किन अच्छी नहीं है उसकी, तो वही खराब हो जाता है। आप छोटे बेबी को देखोगे, कैसा भी शक्ल हो, कैसे भी फीचर्स हो, उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है कि बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो स्किन क्वालिटी आपको थ्रू नॉन सर्जिकल मीन्स ही इंप्रूव करनी है। चाहे आप क्रीम्स यूज करें, आप लेजर्स यूज करें, आप एनर्जी डिवाइसेस यूज करें, लेकिन आपको स्किन क्वालिटी इंप्रूव करनी ही है। अगर अंदर सब ठीक कर दिया आपने, तो आपको चाहिए नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी। तो इसलिए यूजुअली कॉम्बिनेशन है, बट ओल्डर पेशेंट्स में सर्जरी ज्यादा, जब ज्यादा लूज स्किन होती है, ज्यादा वॉल्यूम लॉस होता है, तो हम करते हैं कि सर्जिकल ऑप्शन। डॉक्टर, अभी हमने बात की कि फिलर्स और बोटॉक्स के लिए कौन राइट कैंडिडेट है,
बोटॉक्स और फिलर स्किन को नहीं करानी चाहिए? पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को जितनी उसकी प्रॉब्लम उससे कहीं ज्यादा अधिक कई बार महसूस होती है। वो एक ऐसी जगह है जहां आपको बहुत केयरफुल रहना, ठीक है ना? तो आपको बहुत केयरफुल रहना। दूसरा, किसी को जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं उससे एलर्जी हो। तीसरा, कुछ मेडिकल बीमारियां होती हैं जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस पैरालिसिस होता है, उनमें एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स होता है, वो नहीं करते। तो इन्फेक्शंस होते हैं स्किन के, उसमें नहीं करते। हम कहते हैं ठीक हो जाए तभी करेंगे। ये सारी चीजें हैं जहां पे हम बहुत कॉशियस होते हैं कि करें ना करें। फिर भी हम कई बार मेडिकल रीजन से लिमिटेड वे में करते हैं अपना, कई पेशेंट्स में जो कॉस्मेटिक रीजन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है, खासतौर पर एलर्जी अगर प्रोडक्ट से है तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि इनका करना है कि नहीं करना है। बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको मोस्टली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि मेरा ये हो जाए, हमें पता है बोटॉक्स से नहीं होगा, तो हम या तो उनको काउंसिल करते हैं और वो समझ जाते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं है, इससे नहीं ठीक होगा, इससे ठीक होगा, ये करा लें। तो कई बार हम फिलर्स ये होते हैं, पेशेंट कहता है नहीं फिलर नहीं कराने, बोटॉक्स करो, तो हम नहीं कर सकते। कई बार वो कहते हैं बोटॉक्स नहीं कराना, फिलर करो। तो उससे बैठ के बात करो, उसे समझाओ, तो आमतौर पे वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। इलनेसेस में कुछ में नहीं करते हैं। डॉक्टर कुलदीप, कुछ पेशेंट्स के ये भी सवाल होते हैं कि उनकी कैंसर की सर्जरी हुई और उनका ये वाला हिस्सा निकाल दिया गया, उसके बाद क्या फिलर्स या बोटॉक्स क्या उनको हेल्प कर सकते हैं, ताकि जो उनका ये गाल जो अंदर धस गया है, क्या उसको फिलर्स और बोटॉक्स के द्वारा ठीक किया जा सकता है? हाँ, मेरे पास क्योंकि मैं बोटॉक्स और फिलर से फेसेस बैलेंस भी करता हूँ, तो कई पेशेंट्स आते हैं, जैसे आपने एक साइड ओरल सर्जरी करी तो कई मसल्स उसके, क्योंकि कैंसर में इन्वॉल्व है, वो निकल गए होते हैं, तो वो साइड वीक हो जाती है, माउथ दूसरी साइड को डिविएट होने लगता है, चिन डिविएट होने लगती है। तो हैं मेरे पास 2-3 पेशेंट ऐसे जो आए मेरे पास, हमारे कोलीग्स ने भेजे। मैं उनका क्या करता हूँ, दूसरी साइड के सिमिलर मसल्स उनको थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, जिससे कि वो माउथ की सेंटरिंग हो जाए और वो ठीक खुलने लगे। तो उतना फायदा हो सकता है। वॉल्यूम भी, अगर हमें लगता है वॉल्यूम लॉस है तो वॉल्यूम लॉस भी हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हम फैट ग्राफ्टिंग यूज करते हैं, अगर थोड़ा डिफरेंस है तो हम उसको फिलर से भी कर सकते हैं। जैसे सिर्फ चिन है या सिर्फ लिप्स है तो हम कर सकते हैं उसको, तो एक लिमिटेड वे में उनको हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा मैं जैसे पेशेंट्स हैं जिनको क्लेफ्ट लिप था, बड़े हो गए और उनके फेस बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम कई बार उनकी जो लाइन होती है, ये लिप लाइन कंटिन्यूस नहीं होती, उसको हम फिलर से बना सकते हैं। ये जो 2 लाइन रिजेस आती हैं, ये उस साइड की नहीं होती, लेफ्ट साइड, उसको बना सकते हैं। लिप की वॉल्यूम में कुछ एसिमेट्री है, उसको हम फिलर से ठीक करें, तो उसमें भी कुछ मदद कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे कैंसर के बारे में कहना चाहूँगा कि ये बहुत स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट है पेशेंट के लिए, और आज की तारीख में आपको कैंसर सर्वाइवर्स बहुत मिलेंगे, खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर। और मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि जिस दिन उनकी कीमो खत्म हुई, वो अगले दिन आ जाते हैं कि अब हमारा ट्रीटमेंट करो, जिससे कि वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, यू आर हैप्पियर, योर सेल्फ एस्टीम इज रेस्टोर्ड, एंड दे कम रेगुलरली आफ्टर दैट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनको खुशी मिलती है अच्छा लगने में। भाई मैं, अगर मेरी स्किन अच्छी लग रही है तो मैं देखूंगा अपने आप को, मेरे को खुशी लगे, मेरे बाल अच्छे हैं, मैं खुशी मिलेगी, तो वो उनको खुशी चाहिए। तो आप देखोगे स्ट्रेस पीरियड में, इनफैक्ट स्टडी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उन्होंने देखा लंदन में ड्यूरिंग द वॉर कॉस्मेटिक्स की सेल बढ़ जाती है, और ये इसलिए कि लोग इतने डिप्रेस्ड होते हैं उस माहौल में, and they want to feel good, so they buy more cosmetics so that they can look better, feel better, be happier, and they counter that depression. तो बहुत सारे इमोशनल बेनिफिट्स भी हैं इसके, जो कि हमें नहीं पता चलते, लेकिन मरीज बहुत खुश होते हैं। कई बार आप सोचोगे कि ठीक है, ओके रिजल्ट है, बट पेशेंट बहुत खुश होता है क्योंकि उसके मन का जो रिवर्सल हुआ है ना, इज मच मोर देन व्हाट यू कैन सी। करेक्ट। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। ओके डॉक्टर, अब हम बात करेंगे अंडर आई सर्कल्स की। बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रॉब्लम से कुछ से जूझ रहे हैं, बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, डॉक्टर्स बहुत सारे इसके प्रोसीजर्स भी बताते हैं। आपके हिसाब से इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अंडर आई सर्कल्स, डार्क सर्कल्स? हाँ, देखिए अंडर आई सर्कल्स तो
ऑलमोस्ट हर इंडियन में मिल जाएंगे, हर एज ग्रुप में मिले, टीनेजर्स में मिल जाएंगे। और मेरे पास एक फैमिली आई तो बोलते हैं कि ये लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंडर आइज डार्क सर्कल है। मैंने बोला पागल हो, हर इंडियन के हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो हैविंग सेड दैट, 3 चीजें होती हैं डार्क सर्कल्स में, अंडर आई डार्क सर्कल्स में। एक तो होता है पिगमेंटेशन, कि डार्क होता है, कलर इसलिए हॉलो दिखाई देता है। दूसरा होता है वहां स्किन क्वालिटी कई बार अच्छी, थोड़ी क्रेपी होती है, रिंकली स्किन होती है मतलब। और तीसरा वहां पे गड्ढा होता है। आपको तीनों चीज एड्रेस करनी है, तभी आपका अंडर आई एरिया बेटर होएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सन प्रोटेक्शन, क्योंकि सन जो है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है, वो हर पिगमेंटेशन को बढ़ाती है। और हम नॉर्मली सारे हिंदुस्तानी तो कोई सन प्रोटेक्शन रेगुलर करते नहीं है। हमारे माँ बाप ने नहीं किया, उनके माँ बाप ने नहीं किया, उनके माँ बाप, तो ट्रेडिशन नहीं है। तो सन प्रोटेक्शन शुरू करते हैं, दिन में 3 बार सनस्क्रीन लगाना, डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करना। सन प्रोटेक्शन शुरू हो गया, फिर हम उनको लाइटनिंग क्रीम्स देते हैं। विटामिन के क्रीम है ना, क्योंकि माना जाता है कि इसमें धीरे धीरे हमारे जो कैपिलरीज हैं उसमें से रेड सेल्स ब्रेक करके और वहां डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से हमारा ये होता है। तो जो ब्लड सप्लाई थोड़ा कम करती हैं, विटामिन के क्रीम्स हैं, वो फायदा करती हैं, तो वो लगाते हैं। फिर हम डीपिगमेंटिंग क्रीम्स लगाते हैं, विटामिन सी है, बहुत सारी चीजें जो कि पिगमेंट कम करती हैं। लेजर्स यूज करते हैं, पिगमेंट लेजर, वो हमारा क्यू स्विच लेजर है, अब पाइको लेजर है, जो कि उसको धीरे धीरे पिगमेंट को कम करता है। ये तो हुई पिगमेंट की बात। दूसरा हुआ स्किन क्वालिटी। यंग लोगों में यूजुअली स्किन क्वालिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और ये जेनेटिक होता है यंग लोगों में। अगर आप देखें पूरी फैमिली में सबके डार्क सर्कल्स हैं अराउंड द आई। तो हम स्किन क्वालिटी के लिए हम यंग लोगों में यूजुअली लेजर्स यूज करते हैं, और उसमें जैसे मैंने बताया, लेजर, रेडियो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड, तीनों हेल्प करते हैं। तीनों एनर्जीज हैं जो टाइटन करती हैं। हम लोग फ्रैक्शनल लेजर करते हैं, जैसे फ्रैक्शनल CO2 लेजर है, हम अल्थेरा भी यूज करते हैं, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें स्किन टाइटनिंग करती हैं। फिर रह गया वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम फिलर यूज करते हैं, और फिलर होता है जो अंडर आई के लिए, वो सॉफ्ट फिलर होता है, और उसको आमतौर पे यहाँ आंख के अराउंड मसल होता है, उसके नीचे डीप डालते हैं, जिससे कि ग्रूव भर जाए। लेकिन लोगों ने देखा कि आप बहुत ज्यादा करने लगे थे, तो ये जब भर जाता है एरिया तो आंखें छोटी दिखाई देती हैं। हॉलोनेस अराउंड द आईज गिव्स द इंप्रेशन ऑफ बिग आईज। आपने जैसे ही उस गड्ढे को भरा तो आपकी आंखें दिखेंगी नहीं। तो अब पूरी दुनिया में रियलाइज करना है कि अंडर आई फिलर्स लिमिटेड अमाउंट में करने चाहिए। एक कॉन्केविटी जरूर रहनी चाहिए, कलर बेटर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, लेकिन एक्सेस ऑफ फिलर नहीं होना चाहिए। तो ये अब हमारा एक सेटल हो गया है कि अंडर आई जो है इतना करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यंग लोगों में तो ये बात है, जो ओल्डर लोग होते हैं उनकी जब चीक नीचे जाती है तो वो इस एरिया को भी पुल कर लेते हैं, तो अंडर आई सर्कल एग्जैजरेट हो जाते हैं, ग्रूव्स। तो हम पहले उनके चीक को लिफ्ट करते हैं, उससे ऑलमोस्ट हमारा 60-70% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। फिर हम आई उसको अंडर आई सर्कल को थोड़ा भरते हैं, फिलिंग करते हैं उससे फिलर्स। तो ये हमारा डार्क सर्कल्स का वो है। अगर वॉल्यूम की इशू नहीं है, अगर क्रेपीनेस का इशू नहीं है, सिर्फ पिगमेंट है, देन क्रीम्स एंड लेजर शुड बी गुड इनफ। डॉक्टर, आजकल हम बहुत फिल्म एक्ट्रेसेस को देखते हैं, माइक्रो नीडलिंग, डर्मा माइक्रो एब्रेजन, और अभी बिल्कुल लेटेस्ट प्रियंका चोपड़ा का इंफ्रारेड मास्क। ये एक ब्यूटी आपके फेस के स्किन को कैसे हेल्प करता है? डज इट रियली रिजुविनेट योर स्किन? हम जो है अपनी स्किन को हेल्प करना चाहते हैं। अगर हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं उसका, तो हमें उसे समय देना चाहिए रिकवर करने के लिए भी, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि पीटते चले जाएं तो ज्यादा अच्छा चलेगा। तो नॉर्मली क्या है, अगर हम कोई भी रिजुविनेशन शुरू करते हैं, 3 हफ्ते में उसका असर आना शुरू होता है, और आमतौर पे 3 महीने तक आता है। तो कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए उन 2 ट्रीटमेंट्स के बीच में। सेकेंडली, हम बहुत ज्यादा ट्रॉमा करें, कई लोग क्या है डेली माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, भाई आप इंजरी पहुंचा रहे हो स्किन को। उससे क्या होता है, थोड़ी सूजन रहती है, थोड़ा टाइटनेस रहती है, थोड़ी रेडनेस रहती है, तो हम कहते हैं अच्छी लग रही है स्किन, बट दैट इज वेरी टेम्पररी। और अगर आप बहुत दिन तक ऐसे करते रहोगे, आपकी स्किन बहुत जल्दी एज करेगी। आपको ट्रीटमेंट करना है, उसको रिकवर करने का टाइम देना है।
आपको सपोर्ट करना है स्किन को। और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इनमें से अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स नहीं है। अप्रूव्ड मतलब उनकी सेफ्टी प्रोफाइल्स एस्टेब्लिश नहीं हुई। ओके। स्टेम सेल्स हैं आजकल, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हैं, इनकी सेफ्टी अप्रूव नहीं हुई है। तो वो क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो लेटेस्ट चीज उन्होंने देखी मीडिया में वो की ये कराना है हमें, उससे फायदा हो ना हो, तो उन लोगों को नुकसान भी होता है। लेकिन आपको एक रीजनेबल, हमें फायदा क्या है, जो डार्कर स्किन होती है, थिकर होती है, ये ब्लेस्ड होती है, वैसे ही एजिंग बहुत स्लो होती है, उसमें कोलेजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हमारी स्किन वैसे अच्छी, उसको सपोर्ट जितना करोगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए उसको फाइट नहीं करना। इनफैक्ट आजकल कुछ ट्रीटमेंट्स आए जिनको बायोस्टिमुलेटर्स बोलते हैं, अभी इंडिया में नहीं अप्रूव हुए हैं, उसमें एक स्कल्प्ट्रा है, एक रेडियस है, तो उसको भी लोग बहुत जल्दी जल्दी करने लगे। तो अभी स्टडीज ये आ रही हैं कि 1 साल से पहले रिपीट नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट। तो अभी भी हमारी सेफ्टी गाइडलाइंस एस्टैब्लिश नहीं है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये हर नई चीज को हमें ट्राई करना है। इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड सिर्फ हीट करती है, वो हीट करेगी स्किन को, उसके बाद थोड़ी सी वो सूजन रहेगी, थोड़ी टाइटनेस रहेगी, आप बोलोगे मेरा तो टेम्पररी अच्छा हो गया, लेकिन आप किस दिन लिमिट क्रॉस कर गए, क्या उसका लॉन्ग टर्म डैमेज होगा आपको मालूम नहीं। डॉक्टर, ये तो फिल्म एक्टर्स और मॉडल्स की बात हुई, दे कैन स्पेंड सो मच मनी ऑन देमसेल्फ। एक कॉमन लड़की है, कॉलेज गोइंग, एक हाउसवाइफ, व्हाट शुड शी डू टू मेंटेन द एफिकेसी ऑफ हर स्किन? तो मैं कहता हूं कि जो 3 बेस्ट कॉस्मेटिक्स इन द वर्ल्ड है, फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, ये 3 हैं, और बहुत शुरू से आप शुरू करें यंग एज में, तो आप स्किन क्वालिटी बहुत मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द डैमेज इन आवर स्किन इज नॉट बिकॉज ऑफ एज, इट इज बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर। अगर हम अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं, सन प्रोटेक्शन रखते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छे समय तक अच्छी रहेगी। तो ये सबसे पहली चीज है, ये चीजें महंगी नहीं है। और इवन जो ट्रीटमेंट्स हैं वो देखेंगे आप, बहुत महंगे नहीं है, बहुत महंगी क्रीम्स लगाने का फायदा नहीं है, बहुत महंगे सनस्क्रीन। मेरी एक पेशेंट थी, उसने सारी सनस्क्रीन ट्राई कर ली, द मोस्ट एक्सपेंसिव सनस्क्रीन, एंड शी सेड डॉक्टर कोई सनस्क्रीन मेरे को सूट नहीं करे। सो आई सजेस्टेड अ वेरी रीजनेबल ब्रांड टू हर, और मैंने बोला ये लगा के देख लो शायद तुम्हें, एंड शी सेड बहुत अच्छा है। और जबकि लोग उसको ऐसे देखते हैं कि क्या है ये कॉमन चीज, बट आपको जो सूट करे वो आपके लिए अच्छी है। तो आपके बैग में, जो इतने बड़े बैग्स आजकल लेडीज कैरी करती हैं, उसमें 3 चीज होनी चाहिए, फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर। और मैं अपने सारे पेशेंट के बैग्स चेक करता हूँ कि मुझे दिखाओ ये तीनों चीजें कि नहीं। इसका मतलब आप बेसिक स्किन केयर अपनी कर रहे हो, एंड विल हैव अ गुड स्किन। और हमें कितनी बार दिन में मुंह धोना चाहिए और सनस्क्रीन लगाना चाहिए? 3 बार। हम SPF 50 आमतौर पर रिकमेंड करते हैं। SPF 50 3 से 4 घंटे तक उसका असर रहता है, तो उसके बाद फेस वॉश करके रीअप्लाई करना चाहिए। सनस्क्रीन के ऊपर सनस्क्रीन नहीं रीअप्लाई करना। तो हमने सुबह नहाने के बाद लगा लिया, हमने 12 बजे करीब लगा लिया, हमने 4 बजे करीब लगा लिया, तो 12 बजे और 4 बजे फेस वॉश किया, फिर लगाया। रात को सोते टाइम फेस वॉश, मॉइस्चराइज। बहुत सारे एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस नहीं करने चाहिए। आप जितना ज्यादा इंजरी पहुंचाएंगे अपनी स्किन को, स्किन उतनी सेंसिटिव और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। आपको एक रीजनेबल लिमिट में रहना है। बहुत ज्यादा स्क्रब्स भी अच्छे नहीं होते, बहुत एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस भी अच्छे हैं, एक लिमिट में होते हैं। तो आमतौर पर कोई एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश कर रहा है तो वो एक टाइम वो यूज करता है, बाकी टाइम अपना रेगुलर फेस वॉश यूज करता है। डॉक्टर, हमें अपनी जो स्किन है वो हफ्ते में कितनी बार एक्सफोलिएट करनी चाहिए? डिपेंड करता है हमारी स्किन कैसी है। अगर हमारी स्किन अच्छी है, मुझे नहीं करनी एक्सफोलिएट। ओके। हो सकता है मैं महीने में 1 बार कर लूं कोई एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, कभी मैं हफ्ते में कर लेता हूँ। और जिसकी बहुत ज्यादा रफ स्किन है उसको हम काफी दिन तक, मे बी वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक एक्सफोलिएट करते हैं। डॉक्टर, सनस्क्रीन लगाने से क्या होता है? तो हमारा क्या है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट है, जो सनलाइट में काफी होती है, वो हमारे स्किन में डैमेज करती है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है, वो फर्दर डैमेज करते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा जो सेल टर्नओवर है, हम नॉर्मली क्या होता है कि हमारी स्किन है, नीचे यंग सेल होते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर आते हैं, ओल्ड होते जाते हैं, फिर शेड हो जाते हैं। ये जो टाइम है ये बेबीज में सबसे क्विक होता है, इसलिए उनकी स्किन हमेशा यंग दिखती है। हम जैसे जैसे ओल्ड हो जाते हैं या सन डैमेज होता है, तो ओल्ड सेल्स ज्यादा एक्यूमुलेट करने शुरू कर जाते हैं, और ओल्ड सेल्स और शेड नहीं हो रही स्किन, तो वो रफ हो जाती है, तो डल हो जाती है। तो रफ होएगी, डल होएगी, ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, उनसे आपको पैटर्न्स मिलते हैं,
पिगमेंट हो जाता है, क्योंकि आपके मेलानोसाइट जो है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, जितने फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं आपके, और उससे पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। दूसरा, जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो डैमेज होते हैं, तो हमारी स्किन लैक्स भी होती है। तो हमारा UVA और UVB दोनों ही डैमेजिंग हैं, और ये अल्ट्रावायलेट लाइट स्किन कैंसर भी करती है। तो आप अगर सनस्क्रीन यूज करेंगे तो आपको इन सब चीजों में डैमेज कम होगा, फ्री रेडिकल्स कम बनेंगे, स्किन कैंसर के भी चांस कम हो जाता है। लेकिन एक चीज है, हमें सनस्क्रीन डायरेक्ट सनलाइट से पूरी तरह नहीं बचा सकती। आप डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करो। इनडायरेक्ट सनलाइट मीन्स आप वरांडे में बैठे हैं, आप खिड़की के पास बैठे हैं, आप कार में हैं, उसमें उससे कंप्लीटली बचा देगी आपको। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना चाहिए अगर आपको पिगमेंटेशन और अपने स्किन क्वालिटी इंप्रूव करना है। और धूप में निकलने से कितनी देर पहले हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए? धूप में जाना ही नहीं है हमें डायरेक्ट, नॉर्मली अबाउट 10 मिनट्स। ओके। हाँ, अब तो स्प्रे ऑन भी आ गए हैं सनस्क्रीन। अगर बीच में आपको करना है, टाइम नहीं आपके पास, तो आंख बंद किया आपने, पूरा स्प्रे करा और चले गया। अगर आप जैसे हाई सन UV लाइट के एरियाज में, जैसे कहाँ, पानी के पास, स्नो में, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, और जो रिफ्लेक्टिव सर्फेस है, जैसे हम टेनिस कोर्ट्स होते हैं, तो वहां आपको और फ्रिक्वेंटली सनस्क्रीन लगानी है। तो हम कई बार हम हर 2 घंटे में आप पानी में गए, वॉश आउट हो जाती है, हमने फिर स्प्रे कर लिया, वहां स्प्रे ऑन सनस्क्रीन आर मच इजियर टू अप्लाई। ओके। पर डॉक्टर, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं वो सनस्क्रीन लगाते हैं फिर भी उनको टैनिंग हो जाती है। उनका कहीं ना कहीं एक्सपोजर हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपोजर, और उनको पता नहीं चल रहा। या अब आजकल नई प्रॉब्लम है, सनस्क्रीन, सब स्टैंडर्ड सनस्क्रीन बहुत आ गई। आपको तिहाई दाम में मिल जाएगा सनस्क्रीन। हमने हमारे एक कोलीग को दिया एक सनस्क्रीन, उसने लगाया तो उसका टैन बढ़ गया, हमने चेंज करा, ठीक हो गया। तो आपको अच्छी ब्रांड्स, रेप्यूटेड ब्रांड्स के ही सनस्क्रीन यूज करने हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 70-80 रुपए में अगर ऑनलाइन मिल जाएगा तो आप किसी ऐसे अननोन कंपनी का लेके ना लगाएं। हमें ये आदत है, आजकल वी आर लुकिंग फॉर द चीपेस्ट बार्गेन, और ऑनलाइन तो हमारे ऐसे हमने ऑर्डर कर दिया। तो आपको बहुत ही चूजी रहना है अपने सनस्क्रीन और बाकी कॉस्मेटिक्स पिकअप करने। पर एज अ डॉक्टर तो आप खुद बोलते हैं कि धूप हमारे लिए बहुत जरूरी है और विटामिन डी हमें धूप से ही मिलता है। ये भी एक मिथ है। विटामिन, जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, उसका सबसे बड़ा जो ब्लॉक, नेचुरल ब्लॉक है, वो हमारा स्किन पिगमेंट है, मेलानिन। आप देखेंगे कि जो मेलानिन है, जो पिगमेंट है हमारा, वो जितने हाई सनलाइट एरियाज है वहां डार्कर लोग होते हैं। आप इक्वेटर पे चले जाओ, वहां सबसे डार्क है। ट्रॉपिक्स में डार्क लोग हैं, आप ट्रॉपिक से दूर जाओ, फेयर कलर्ड लोग हैं। ये प्रोटेक्टिव है, लेकिन ये यूवी लाइट भी रोकता है। अगर यूवी लाइट रोकता है तो विटामिन डी बनने का सनलाइट से सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो स्किन पिगमेंट है। तो फॉर डार्कर स्किन पीपल सनलाइट प्राइमरी सोर्स नहीं है विटामिन डी का, डाइट है, और हमारे डाइट में बहुत कम होता है, इसलिए हमें खाना पड़ता है। और जिनकी डार्क स्किन नहीं है, व्हाइट स्किन है, उनके लिए प्राइमरी सोर्स सनलाइट है। तो हम सबको अपना डाइटरी इंटेक विटामिन डी बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे किसान और मजदूरों का तो कभी विटामिन डी कम ही नहीं होना चाहिए था। वो तो पूरे टाइम धूप में घूमते हैं, फिर भी विटामिन डी लेवल्स लो हैं, क्योंकि उनका जो मेलानिन है वो ब्लॉक करता है सनलाइट को टू प्रोड्यूस विटामिन डी। उनको डाइट से ही सप्लीमेंट करना है, ये बहुत बड़ा मिथ है। जो सनलाइट है केवल वही हमारी स्किन को डैमेज करती है, या जो हम मतलब लाइट्स व्हिच आर नॉट नेचुरल, मतलब हमारे घर की ट्यूबलाइट, बल्ब्स वगैरह, क्या ये भी हमारी स्किन को डैमेज करते हैं? ये इतना नहीं करते। पोल्यूटिंग गैसेस बहुत करती हैं। हमारी कौन सी गैसेस होती हैं? हमारे जो फ्री रेडिकल्स बहुत जनरेट होते हैं पोल्यूशन से, गैसेस के, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये सारी चीजें फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्किन डैमेज करते हैं, और इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स भी डैमेज करते हैं। सो जो पोल्यूटिंग गैस है, अगर आप क्लीन एयर ब्रीथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन भी बेटर रहेगी। अभी आपने फ्री रेडिकल्स की बात कही। इंटरनेट इज फ्लडेड विद वीडियोस जिसमें वो बोलते हैं आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए, दीज मेडिसिन, दैट मेडिसिन। क्या वो भी हमारी बॉडी को और हमारी स्किन को अच्छा रखने में मदद करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं। उसमें सबसे जो कॉमनली यूज्ड है वो विटामिन सी है। विटामिन सी खाने में भी और लगाने में भी सीरम एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा
और विटामिन ए है, जैसे हमारी कैरेट है, जितने भी रेड और येलो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसमें बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, वो बहुत स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा लिमिट करते हैं डैमेज जो फ्री रेडिकल हमारे करते हैं डैमेज। तो इट इज गुड टू हैव अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। इजिएस्ट टू हैव गुड इनफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारा जो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सैलड्स का इंटेक है वो हमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट देता है नेचुरली, लेकिन आप नहीं खाते तो आपको सप्लीमेंट करने पड़ेंगे। पर हमने तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी देखे हैं जो सप्लीमेंट्स, जिसमें बोलते हैं इसमें 10 टमाटर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस टैबलेट में है। तो अब इंसान 10 टमाटर तो खा नहीं पाएगा, तो क्या वो एक टैबलेट वुड बी सफिशिएंट? आपको 10 टमाटर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा डाइटरी, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इंडियन फूड जो है वो कुक बहुत होता है और कुकिंग में सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए हमें अक्सर सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती ही है। तो करना चाहिए। हाँ, ओके डॉक्टर, आजकल हमने बहुत ये ट्रेंड देखा है, लोग ना आइस फेशियल करते हैं, मतलब एक बोल में उन्होंने आइस डाली और उस पानी में दे विल पुट देयर फेस एंड देन दे विल टेक आउट, दे विल पुट देयर फेस अगेन। हाउ इफेक्टिव इट इज फॉर द स्किन? भाई वो आप स्किन का ब्लड फ्लो इंप्रूव कर रहे हो। आप जब बर्फ में डालते हैं वो श्रिंक करता है, आप निकालते हो तो एकदम बढ़ता है। तो मेरे को नहीं लगता इसका कोई लास्टिंग इफेक्ट है। टेम्परली यस, वो थोड़ा देखने में आपको अच्छा लगता है, बट इसका कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं। ओके, अच्छा खाना या फिर अच्छे सप्लीमेंट्स लेना आपके हिसाब से क्या बेटर है? मेरे हिसाब से तो अच्छा लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि 3 चीजें हैं: डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। ये अगर तीनों चीज अच्छी हो जाए तो हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है और हेल्थ अच्छी रहेगी। और सप्लीमेंट्स इसलिए क्योंकि हमारे जो कुकिंग है उसमें ज्यादातर जब हमारे ट्रेस एलिमेंट्स नहीं होते और जो विटामिन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी नहीं होते, तो वो हमें सप्लीमेंट करना है। तो आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन, बट अच्छी लाइफस्टाइल को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करता। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी रिकवरी सारे टिश्यूज की स्लीप में होती है, और अगर हम सोएंगे नहीं एडिक्वेटली तो हमारा, आप देखोगे आप ऑड आवर्स रखो, रात में जगो, दिन में सो, आपकी सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आपको ये 3 चीजें करनी है। डॉक्टर, अब हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, इंडियंस एंड देयर फैसिनेशन विद गोरा रंग। ये जो गोरा रंग के बारे में बात होती है इतनी कि ग्लूटाथियोन आप ले सकते हैं, यू कैन पॉप पिल्स या फिर आप इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। आप प्लीज इसके बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। फेयर स्किन नहीं, लेकिन हमारी हेल्दी स्किन होनी चाहिए। इवन डार्क स्किन में स्किन टोन इवन होता है तो अच्छी सुंदर दिखाई देती है। जरूरी नहीं है, ये पुरानी बात हो गई। आई थिंक ये हमारे कुछ ब्रिटिश इरा से आई कि सबको वाइट होना चाहिए। डार्कर स्किन इज हेल्दियर, हैज मोर कोलेजन, एजेस स्लोअर, इज ऑफ गुड क्वालिटी, तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें भी स्किन टोन इवन होनी चाहिए, स्किन हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसमें भी रफनेस नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप एडिक्वेट हैं, इवन ग्लूटाथियोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, आप अगर एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, आप हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा तो आपकी अच्छी स्किन होगी। आईवी ग्लूटाथियोन जो है वो बड़ा फैशन बन गया है कि हम गोरे हो जाएं। वो उसका एक रेगुलर फीचर नहीं है। मतलब आप 100 लोगों को आईवी ग्लूटाथियोन देंगे तो उसमें हो सकता है 10 की स्किन क्वालिटी, स्किन की वो कलर लाइट हो, लेकिन वो टेम्पररी है। आपको सारी जिंदगी हर 2 हफ्ते लेना पड़ेगा अगर आपका रिस्पॉन्स आया, और जब भी आप बंद करेंगे वापस चला जाएगा। दूसरा, आपको ये नहीं पता कि इससे और कहाँ कहाँ डैमेज हो रहा है। एक बहुत फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट थे, एक बार वो किसी ऑनलाइन उसमें बात कर रहे थे फोरम में, तो उनसे पूछा कि आपने कोई सीरियस प्रॉब्लम्स देखी आईवी ग्लूटाथियोन के बाद? तो उन्होंने बताया कि मैंने दो केसेस जिसमें रेटिना डिपिगमेंट हो गया देखा है, क्योंकि ये तो हमारे ब्लड में जाता है तो कहीं भी जाके पिगमेंट कम कर सकता है। तो उसने कहा रेटिनल डिपिगमेंटेशन देखा है। तो ये FDA अप्रूव्ड नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं देते, क्लिनिक्स काफी देते हैं। लेकिन ग्लूटाथियोन से एक चीज होती है कि स्किन हेल्थ इंप्रूव कर जाती है, वो तो ओरल ग्लूटाथियोन से भी कर जाती है। तो ओरल ग्लूटाथियोन इज गुड इनफ फॉर स्किन हेल्थ। हम लोग हॉस्पिटल में आईवी ग्लूटाथियोन नहीं देते। तो उसकी भी कोई डोज होती है, मतलब यू कैन टेक दिस मच अमाउंट ऑफ ग्लूटाथियोन ओरली? सो ओरली हम लोग लाइक 500 मिलीग्राम्स देते हैं, तो दैट शुड बी गुड इनफ।
Okay. and we give it along with vitamin C, which is a good antioxidant also. So that should be good enough to improve your skin health and also your hair. Hair भी definitely improve करता है oral glutathione से. ओके डॉक्टर, लेट्स टॉक अबाउट पीआरपी नाउ। ये पीआरपी क्या होता है और ये कैसे काम करता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो उसमें क्या करते हैं, हमारे प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो हमें अवेलेबल नहीं होते पूरे टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, जिसमें पीआरपी कहने के लिए उसमें 2.5 से 3 गुना हमारे प्लेटलेट काउंट से ज़्यादा प्लेटलेट होने चाहिए। अगर मेरे 3 लाख हैं प्लेटलेट काउंट, तो मेरे को 10 लाख प्लेटलेट काउंट होना चाहिए। और ये देखा गया है कि अगर 10 लाख से ऊपर प्लेटलेट काउंट है तो रियली उसका इफेक्ट आता है। तो इसको जब हम प्रिपेयर करते हैं, अपना ब्लड लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट्स होते हैं। कई लोग उसको एक्टिवेट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड से कि उसको ब्रेक हो जाए, तो इट इज मोर इजीली अवेलेबल। उसमें कितना फर्क दोनों में होता है ये नहीं कह सकते, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके रिपेयर प्रोसेस स्किन की बेटर हो जाती है। हम लोग फेस की स्किन में यूज करते हैं, स्कैल्प में यूज करते हैं हेयर को स्टिमुलेट करने के लिए। उसमें कुछ हद तक जो असर है वो उस माइक्रो नीडलिंग का भी होता है, जिससे हम इंजेक्ट करते हैं। ओके उसका भी फायदा होता है, और आपने जो इंजेक्ट करा उससे आपकी रिपेयर प्रोसेसेस और रिकवरी और स्किन हेल्थ इंप्रूव करती है। ओके और लेकिन ये भी अनलिमिटेड टाइम तक इफेक्ट नहीं रहता। हेयर में हम लोग हर महीने करते हैं 3 बार, क्योंकि एक हेयर साइकिल 3 महीने में कंप्लीट होती है। फेस में हम लोग करें तो हो सकता है हम 6 महीने में रिपीट कर लें उसको। ओके तो पीआरपी करने के बाद हमारी स्किन पे क्या डिफरेंस आता है? तो पीआरपी के बाद हमारा कुछ तो इफेक्ट माइक्रो नीडलिंग का होता है, जो हम नीडल से उसको इंजेक्ट करते हैं, और दूसरा जो प्लेटलेट जो एक्सट्रैक्ट होता है हमारा, वो जाके रिपेयर प्रोसेसेस थोड़ा हेल्प हीलिंग करता है, तो आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव करती है, बेटर हो जाता है, थोड़ा सा उसका डैमेज कम हो जाता है। तो पीआरपी इस तरह से हेल्प करता है। और हम आमतौर पे स्कैल्प में जब हेयर के लिए करते हैं तो हर महीने में 1 बार करते हैं, 3 बार एटलीस्ट। और फेस में करते हैं तो यूजुअली 6 मंथ्स पे रिपीट करते हैं। बहुत जल्दी रिपीट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप वो रिकवरी का टाइम नहीं देते स्किन को। अभी हमने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखा था जो अपने बेटे यंगर सन का से ब्लड लेके अपना पीआरपी करा रहे थे। इज दैट इफेक्टिव? ये बहुत ही वियर्ड चीज है, मेडिकली सब्सटेंशिएटेड नहीं है। पहली बात तो उन्होंने उसमें रेड सेल्स भी आ जाते हैं। आप जो पीआरपी बनाते हैं तो फिल्टर नहीं करते हैं आप। ज्यादातर लोग जो ऐसे लोग हैं, खासतौर पे इन्फ्लुएंसर्स, ये उसमें से ब्लड सिर्फ सिरिंज से निकालते हैं। तो आपका पहली बात तो अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट है और आपने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, क्योंकि कुछ रेड सेल्स आ जाते हैं उसमें और वाइट सेल्स भी आ जाते हैं, तो आपको रिएक्शन हो सकता है उसका, पहली चीज। तो ये कोई भी साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं है। ओके और हार्मफुल हो सकता है। इट कैन रिएक्ट, यू कैन हैव एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जैसा कि मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है। तो ये गलत है और कोई उसका कोई औचित्य नहीं है। ओके भाई आपको यंग से क्यों लेना है? उनको ये नहीं पता है कि प्लेटलेट्स तो हमारे शरीर में रोज उतनी डिस्ट्रॉय होती हैं और उतने नहीं बनती हैं। ओके रेड सेल्स इतने डिस्ट्रॉय होते हैं, इतने नए बनते हैं, तो दे कॉन्स्टेंटली बीइंग रिन्यूड। आपके पुराने रेड सेल और प्लेटलेट नहीं है कि जब पैदा हुए थे वही प्लेटलेट चल रहे हैं और इसलिए पुराने हो गए प्लेटलेट, इसलिए उनमें वो रीजेनरेटिव कैपेसिटी नहीं है। हमारे प्लेटलेट तो रेगुलरली उसमें अपडेट हो रहे हैं, पुराने डैमेज हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो दे आर कॉन्स्टेंटली न्यू, योर ब्लड इज फ्रेश। ओके कोलाजन फॉर स्किन इलास्टिसिटी, इंजेक्टेबल, हैविंग इट एज अ ड्रिंक और अ टैबलेट, which one works better? ये भी मिथ है कि हम कोलाजन खाएंगे तो कोलाजन बनेगा। कोलाजन इज अ प्रोटीन। आप जो प्रोटीन खाते हो वो अमीनो एसिड्स में ब्रेकअप हो जाता है। शरीर डिसाइड करता है कि उसके पास कितनी डिफरेंट अमीनो एसिड्स की सप्लाई है और कौन सा प्रोटीन बनाना चाहिए। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना इंजेक्शन से कर सकते, ना आप खाने से कर सकते। आपका अगर प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट है, अगर आप कंप्लीट प्रोटीन लेते हैं, कंप्लीट प्रोटीन का मतलब सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारा शरीर नहीं बना सकता। तो एग इज अ रेफरेंस प्रोटीन,
Milk protein is a good protein. All animal protein, plant proteins are not complete protein. उनमें सारे essential amino acid नहीं होते. होता क्या है कि हर अलग अमीनो एसिड एक सिग्नल देता है बॉडी को, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होता है. जैसे मसल्स के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनकी ज्यादा जरूरत होती है, जो प्लांट प्रोटीन में नहीं होते, एनिमल प्रोटीन में होते हैं. इसलिए उसमें मसल बनाना इजी हो जाता है. ऐसे ही कोलेजन है, उसके भी सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं, और वो आप बॉडी ही में अगर अधिक मात्रा में, तो बॉडी डिसाइड करती है कि अब मेरे को कोलेजन ज्यादा बनाना है. तो आप देखेंगे जिनकी डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज अच्छी होती है, हाइड्रेशन अच्छा होता है, उनकी स्किन अच्छी होती है. जो सन प्रोटेक्शन करते हैं, डैमेज नहीं होता है, उनकी स्किन अच्छी होती है. लेकिन आप कोलेजन खाने से आपकी कोलेजन स्किन अच्छी नहीं होगी. द ओनली थिंग इट डज इज योर प्रोटीन इनटेक इंक्रीजेस. आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं तो उससे आपको फायदा होगा. डॉक्टर, अब हम बात करेंगे एक्ने और पिगमेंटेशन के बारे में. क्या ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है? एक्ने यूजुअली क्या होता है, हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, पोर्स से ब्लॉक हो जाते हैं, स्किन हाइजीन भी मैटर करता है, इन्फेक्शन भी होता है. और मेन में यूजुअली कम होती है, बट यंगर टीन्स में मिल जाएगा आपको, व्हेन हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं. ऑयल प्रोड्यूस, खासतौर से जिनकी ऑयली स्किन होती है, और जो फूड्स होते हैं जो ऑयली वो प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क है, चॉकलेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसको स्टिमुलेट करती हैं. तो हमें ट्रीटमेंट बाय एंड लार्ज सेम है. आपको स्किन क्लीन रखनी है, आपका फूड हेल्दी रखना है, आपको स्किन को अगर ऑयली है एक्सफोलिएट करना है, और हैंड हाइजीन का सबसे, मतलब स्किन हाइजीन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि हम स्किन को टच ना करें बार बार. हम सब जगह पब्लिक कॉन्टैक्ट सर्फेसेस छूते हैं, फिर अपना मुंह भी छूते हैं, कई लोगों को आदत है. तो आप फेस की स्किन जब ही छुएं जब आपने हाथ वॉश कर लिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. विमेन में कई बार एक्नी जो है पीसीओडी का पार्ट होती है. अक्सर अगर आपकी एक्नी गर्ल में ठीक नहीं हो रही इजीली, तो उसको पीसीओडी के लिए इन्वेस्टिगेट करो, और वो ठीक होगा तो एक्नी ठीक हो जाती है. और पीसीओडी के 3 बेसिक फीचर्स हो सकते हैं: एक्सेसिव हेयर ऑन द फेस, और फॉलिंग ऑफ हेड हेयर लाइक इन मेल्स, और एक्ने तीसरा. तो अगर आपको मिल जाए, आप पीसीओडी के लिए उसको इन्वेस्टिगेट करो, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाओ, और अगर पीसीओडी है उसको मेडिकली ट्रीट करें, तो आपकी एक्ने भी इंप्रूव करेगी. स्किन की तो केयर करनी है आपको, लेकिन वो तभी ठीक होगी अगर उसको पीसीओडी है. रूटीन ट्रीटमेंट से एक्ने ठीक नहीं होगी. वो तो इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है फिर एक्ने को? जी, नॉर्मली योर डर्मेटोलॉजिस्ट विल हेल्प यू विद एक्यूट एक्ने, और उसमें वही है कि स्किन क्लेंजिंग बेटर हो, एक्सफोलिएट करें, ऑयली सिक्रेशन कम करें, और फिर ऐसी मेडिकेशन दें जो कि इन्फेक्शन को कम करें जी. और उसमें क्लिंडामाइसिन की है, जेल है, और बेंजोइल पेरोक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका मेन स्टे है. लेकिन अगर अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो पीसीओडी वाले पेशेंट में एक्ने का यूजुअली लास्ट नहीं करता. लास्ट चीज है जो इन्फेक्टिव एक्ने होती है, सिस्टिक एक्ने होती है, उसमें, या नोडुलर एक्ने होती है, तो उसमें ओरल विटामिन ए देते हैं. ओके, दैट इज इफेक्टिव, बट अगेन उसमें बहुत केयरफुल होना चाहिए. आपका लिवर फंक्शन मॉनिटर होना चाहिए. टोटल डोज कितनी आपने ओरल विटामिन ए ली है वो इम्पोर्टेंट है. और क्या इसका कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी होता है एक्ने और पिगमेंटेशन? लेजर्स हेल्प सम पेशेंट्स, खासतौर पे इंट्रैक्टेबल हो, लेजर्स विल हेल्प. उससे वो स्टरलाइज हो जाती हैं एक्नी, और कम हो सकती हैं उससे. तो लेजर्स यूजुअली सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होता है, वो अकेला लेजर कुछ नहीं कर पाएगा उसमें. ओके. और इसका भी कोई टाइम फ्रेम होता है ट्रीटमेंट का, या इफ वंस दे आर ट्रीटेड दे कैन नॉट कम बैक? दे कैन कम बैक. अगर अंडरलाइंग कॉज ट्रीट नहीं हुई तो आ सकती हैं, और एक एज के बाद यूजुअली नहीं आती फिर. ओके, आमतौर पे ऑलराइट. टीन्स में सबसे ज्यादा कॉमन है, और इसलिए ट्रीट एग्रेसिवली करना चाहिए क्योंकि उसके जो स्कार्स बनते हैं फिर वो बहुत मुश्किल है उनको ट्रीट करना. इसलिए, एंड वी शुड नेवर आस्क देम टू पॉप और पिंच द एक्ने. Dr. Kuldeep, now we come to our interesting session of rapid fire. I'm going to ask you some interesting questions. Okay. The first question is, अच्छा खाना या अच्छे products लगाना, what works better? अच्छा खाना तो जरूरी है ही, और अगर आप लगाएंगे तो प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए. आई थिंक बोथ. क्या कॉस्मेटिक सर्जरी चॉइस है या नीड? आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? अगर मेरे सेल्फ एस्टीम में उसकी जरूरत है जी,
और मैं और मेरा सर्जन, अगर मैं पेशेंट हूँ, मेरा सर्जन, हम दोनों के थॉट्स और इम्प्रेशन अलाइन करते हैं, उसमें तो कराना चाहिए। ग्रेट। यंग दिखना या यंग फील करते रहना, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? दोनों, आपको यंग दिखना भी और यंग फील भी करना है। One is incomplete without the other. Okay, great. Yeah. One cosmetic trend that you think is overrated? Nucleotides, exosomes, they are overrated. All right. If you could swap faces with any celebrity for a day, who would you choose? I think I would like to retain my own face. Wonderful. What's the funniest excuse someone has given you for wanting a cosmetic procedure? मेरा रोका हो रहा है उससे पहले मेरा गोल चेहरा है, उसको एंगुलर कर दो। And the last question is, what's the most unusual request you've received from a patient? I don't think I have received an unusual request. One patient, he came to me, he wanted to change his entire face, and I told him this is not the right thing to do and it will not help you in the long run. So I refused. Okay, all right. With this, we come to an end of today's podcast. डॉक्टर कुलदीप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे इस पॉडकास्ट पर आने के लिए। आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने आपसे आज स्किन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। Thank you so much. Thank you for joining us in this comprehensive exploration. Stay informed, stay confident, and take care of yourself. And don't forget, you're beautiful just the way you are.